मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। मित्रों, वर्तमान परिस्थिति जो है उस पर लगता है कि नीतीश कुमार को डमी मुख्यमंत्री बना दिया गया। नीतीश कुमार अब कुछ दिनों कहें या कुछ महीनों के मुख्यमंत्री हैं, कमजोर हो गए हैं। गृह विभाग जाने के बाद अब तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी उनके हाथ से निकल गई। मित्रों, पिछले दिनों लगातार ये खबरें चल रही थी कि अगर स्पीकर पद को लेकर भाजपा नहीं मानी तो कुछ भी हो सकता है। नीतीश जी अड़ गए हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने की मुहिम में लगभग सफल हो गए हैं। मैंने भी बताया था और ये बातें सही भी थी जो भीतर खाने चल रही थी। तो फिर आखिर स्पीकर पद के लिए जदयू ने कोई नॉमिनेशन क्यों नहीं किया, चुप्पी क्यों साधे रहा, जब भाजपा अड़ गई थी कि नहीं हम प्रेम कुमार को ही अध्यक्ष बनाएंगे, स्पीकर बनाएंगे। चुप्पी क्यों साध रखी थी जदयू ने? कहाँ गया उनका ऑपरेशन तीर? इन सवालों का जवाब खोजना बड़ा मुश्किल नजर आता है, और वो भी ऐसे में कि जब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का खेल अब समाप्त हो गया है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्या सचमुच नीतीश कुमार अमित शाह के सामने नतमस्तक हो गए हैं? दोस्तों, परिस्थितियां तो यही दिखाती है, लेकिन नीतीश इतनी जल्दी हार मान जाएंगे ऐसी उनकी फितरत नहीं है। तो क्या हो सकता है? क्या फिर एक बार नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? सवाल बड़ा है, पर जवाब केवल और केवल नीतीश कुमार के ही पास है। मित्रों, नीतीश कुमार एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल नजर आता है। आज विधानसभा अध्यक्ष पर निर्विरोध प्रेम कुमार को चुन लिया गया और नीतीश कुमार ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। वो देखा गया है, इसका वीडियो आया है सामने। यह स्वागत क्या दर्शाता है? यह असहजता का द्योतक तो नहीं है। असहज है, और करें तो क्या करें। जहां बीजेपी उनको निपटाने में लगी है, वहीं उनके साथी भी विश्वास योग्य नहीं रहे हैं, मतलब जदयू के साथी। संजय झा, ललन सिंह के विषय में कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार से ज्यादा अमित शाह के नजदीकी है। पार्टी में भगदड़ मचने, तोड़-फोड़ का प्रयास भी अब होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जब जहाज डूबने को होता है, तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर उनके विधायकों ने उनको कमजोर मान लिया, मतलब नीतीश कुमार को कमजोर मान लिया, तो पार्टी में भी भगदड़ मच सकती है, और अगर ऐसा होता है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। स्पीकर के बनते ही बीजेपी अपने मूल एजेंडे पर भी काम करना शुरू कर देगी, जानी हुई बात है। तो यह तो बीजेपी पर निर्भर करता है कि कब तक नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे। कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नीतीश कुमार देखना चाह रहे थे कि स्पीकर पद पर जदयू के साथ, मतलब जदयू ने जो स्पीकर पद मांगा था, क्या भाजपा उसको देती है या नहीं? क्या अब नीतीश कुमार कुछ नया सोचेंगे, करेंगे, या उन्होंने हार मान ली? अब स्पीकर पद जब भाजपा के पास चली गई तो यह एक बड़ा प्रश्न है। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि स्पीकर पद छीन जाने के बाद नीतीश कुमार की नजर अब विपक्ष की ओर जा सकती है, जो पहले से भी है। लेकिन आज की बड़ी खबर एक और भी है, और यह कि एक मंत्री ने ही शपथ नहीं ली। जब मंत्री ने शपथ ही नहीं लिया, तो मतलब विधायक ने शपथ ही नहीं लिया, तो विधायक मंत्री कैसे होंगे? मंत्री जदयू के हैं। जी हाँ, इनका नाम है मदन सहनी, समाज कल्याण मंत्री बनाया गया है। और जब ये विधायक जीते हैं और इनको मंत्री पद दिया गया, उसकी शपथ दिलाई गई, लेकिन विधायक के रूप में शपथ लेना भी आवश्यक होता है, और इस पर सबकी नजर है। क्योंकि नई सरकार के मंत्री हैं और सदन में नहीं पहुंचे तो एक सवाल तो उठेगा, और वो भी तब जब अभी तक उन्होंने विधायकी का भी शपथ नहीं लिया है।
तो क्या मदन सहनी गच्चा मार गए? कहने का मतलब कि जहां जदयू में मंत्रियों को की संख्या को बढ़ाने की बात की जा रही है, वैसे में मंत्री शपथ ही नहीं लेने पहुंचे तो सवाल तो खड़े होंगे। जबकि दूसरी ओर एक और मंत्री हैं जिनके इस्तीफे की चर्चा भी जोरों पर है कि बहुत जल्दी एक और मंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं। वह मंत्री हैं दीपक प्रकाश। जी हाँ, वही दीपक प्रकाश जो न विधानसभा के सदस्य हैं, न विधान परिषद के सदस्य हैं। राज्यसभा सांसद और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश, जिनके शपथ ग्रहण के बाद सियासी भूचाल आ गया था और माना जा रहा था कि नीतीश के ऑपरेशन तीर का यह एक चाल है। उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायकों को जदयू में जोड़ने की चर्चा, या यूं कहे कि उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम को जदयू के साथ विलय किया जा सकता है, यह चर्चा चल रही थी और इसी को लेकर उनके पुत्र को यह पुरस्कार दिया गया था। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्यसभा में पुनः जब इनकी समय सीमा समाप्त होता है तो भेजे जाने की चर्चा चल रही थी जदयू की ओर से। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का भी यह चाल उल्टा पड़ गया। पार्टी के भीतर ही विरोध होने लगा। उस पर से कुशवाहा का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे गुरु मतलब नीतीश कुमार के बारे में, कि उन्होंने एक बार कहा था कि अगर खाना सामने आए और मक्खियां भिनभिनाने लगे तो बाएं हाथ से उड़ाओ और दाहिने हाथ से खाते जाओ। इस ट्वीट को भी पार्टी नेताओं ने अपने विरोध से जोड़कर देखा, आरएलएम के नेताओं ने, और जो आक्रोश था वो इतना बढ़ गया कि सामूहिक रूप से कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और पार्टी की सदस्यता को भी छोड़ दिया। वहीं बाकी के नेताओं में भी असंतोष है। जीते विधायकों को यह तो पता था कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी जीती है और अगर एक मंत्री पद मिलेगा तो स्वाभाविक है कि वह अपनी पत्नी को मंत्री पद देंगे। लेकिन तब आक्रोश और बढ़ गया जबकि यह देखा गया कि जो उनके पुत्र, जो न विधान परिषद के सदस्य हैं, न चुनाव लड़ के आए हैं, फिर भी उनको मंत्री बना दिया गया, तो यह और भी कहीं न कहीं असंतोष को बढ़ा दिया। हालांकि इन सारे चीजों को रोकने के लिए कुशवाहा जी ने सभी कमिटियों को रद्द कर दिया, लेकिन इससे कुछ खास लाभ होता नजर नहीं आ रहा है। स्थिति खस्ताहाल है और इससे बचने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मंत्री पद से वो अपने पुत्र का इस्तीफा दिला सकते हैं। मतलब जदयू के 8 मंत्रियों में 2 की संख्या कम हो सकती है, इसकी चर्चा बड़ी जोरों पर है। मतलब एक तरह से कहें कि सारे ग्रह नक्षत्र नीतीश कुमार के खिलाफ नजर आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार के नाम के आगे अगर भूतपूर्व मुख्यमंत्री का टैग लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन पिछले 2 दिनों में नीतीश कुमार ने जो किया है, उसके बाद फिर एक बार कहा जाने लगा है कि नीतीश कुमार अभी मैदान में डटे हुए हैं, हटे नहीं हैं। आपने देखा होगा कि सचिवालय पहुंचकर सैकड़ों कर्मियों का उन्होंने प्रमोशन कर दिया। कई जगह पर अपने चहेतों को, जो सचिवालय में काम का जगह है, वहां पे रखा है। उसके अगले दिन 6 आईएएस पदाधिकारियों का उन्होंने ट्रांसफर किया। एक बेहद कड़क प्रशासक जो नीतीश कुमार के बेहद करीब माने जाते हैं, आईएएस अधिकारी सीके अनिल, उन सीके अनिल को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ उनके डिपार्टमेंट में जोड़ दिया गया। मतलब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में वो वहां के एसीएस बन गए। वहीं सम्राट चौधरी के साथ दूसरे एक कड़क आईएएस पदाधिकारी को भी जोड़ दिया गया जो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, संजय कुमार सिंह। उनको बतौर ओएसडी तैनात कर दिया गया। मतलब कि नीतीश कुमार ने दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके पीछे अपना ब्यूरोक्रेट का जो उनका खेल होता है वो शुरू कर दिया। देखिए मित्रों, नीतीश कुमार के शासन काल की एक प्रमुख बात रही है कि वो जब जब
किसी मंत्री को सुधारना चाहते हैं तो किसी कड़क पदाधिकारी को मंत्रालय में भेजकर उस मंत्री के पद पर अंकुश लगाने का काम करते रहे। आपने देखा था शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को उन्होंने कैसे दुरुस्त किया। यहाँ तक कि मंत्री महोदय ऑफिस तक आना छोड़ दिए थे और कारण यह था कि नीतीश कुमार ने के पाठक को एसीएस बनाकर शिक्षा विभाग में भेज दिया था। लेकिन तब और अब की परिस्थितियों में भारी अंतर है। तब विपक्ष इतना मजबूत था कि नीतीश कुमार को पूरा ऑप्शन था कि अगर सत्ता के सहयोगी ज्यादा चू चपड़ किए तो वो पलटी मार देंगे। लेकिन अभी की परिस्थिति ऐसी नहीं है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया है, उससे कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी अब भी नीतीश कुमार के हाथ में है। लेकिन आईएएस अधिकारियों के माध्यम से मंत्रालय तो चलाया जा सकता है, सरकार को नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि सदन के संख्या बल को ब्यूरोक्रेट्स नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। सदन का संख्या बल ही सरकार की बुनियाद होता है और नीतीश कुमार अब छोटे भाई की भूमिका में आ चुके हैं। इस परिस्थिति में ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल का कोई खास मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में कंट्रोल के माध्यम से सत्ता को तभी तक नियंत्रण करने की कोशिश की जा सकती है, की नहीं जा सकती है, कोशिश की जा सकती है जब तक सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार के हाथ में हो, और वो कब तक रहेगी यह कहना बड़ा मुश्किल है, यह बड़ा सवाल है। देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव तक नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी पर बनाए रखेगी या उसके पहले ही मुक्ति पालेगी। उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होना है। चुनाव तक नीतीश कुमार के स्वजातीय कुर्मी वोटों के लालच में भाजपा उन्हें मौका देती है या नहीं, यह भी देखने वाली बात है, या फिर इन सारे चीजों को नजरअंदाज कर बीजेपी उनको पहले ही निपटा देगी। लेकिन इन परिस्थितियों में अगर बीजेपी ने महाराष्ट्र वाली नीति अपनाई तो बड़ा मुश्किल होगा। आपको याद होगा महाराष्ट्र में बीजेपी ने क्या किया था। कहीं उसी की तरह जेडीयू के अंदर बड़ी टूट कराकर जनता दल यूनाइटेड के अंदर ही एक नया एकनाथ शिंदे को अगर पैदा कर दिया जाए और उनको मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया जाए, उस स्थिति में क्या होगा। मतलब पार्टी को दो फाड़ करके और असली नकली का एक विवाद खड़ा करके फिर आयोग के माध्यम से असली का टैग उस पर लगवा दिया जाए और नया एकनाथ शिंदे बना दिया जाए। उस स्थिति में तो पार्टी भी जाएगी और मुख्यमंत्री पद भी चला जाएगा। कहने का मतलब कि वर्तमान परिस्थिति में भाजपा के पास कई विकल्प हैं नीतीश कुमार को निपटाने का, जबकि नीतीश कुमार भी हार मानने वालों में नहीं है और ब्यूरोक्रेसी को अपने अनुसार लगाकर वह यह संदेश देना चाहते हैं कि अभी खेल बाकी है, लेकिन समय कम है और मंजिल का फासला दूर है। बहरहाल अभी नीतीश कुमार हार मानने को तैयार नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। आप भी देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।